हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बीम के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात की थी, लेटरली सपोर्टेड बीम के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात की थी। आज हम लोग वेब बकलिंग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वेब बकलिंग देखने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं कि वेब बकलिंग केवल मैं नहीं बोलूँगा, बकलिंग ऑफ बीम बोलूँगा मैं, कि बीम की बकलिंग क्यों होती है। हम लोग ने कॉलम में तो देखा था, कॉलम में मेनली कंप्रेशन की वजह से बकलिंग हो रही थी, ठीक है, लॉन्ग कॉलम की। अब यहाँ बात करते हैं बीम की बकलिंग क्यों होती है, तो बारी बारी देखते हैं। तो देखिए, हम लोग को तीन चीज़ें देखनी है कि बीम में कंप्रेसिव फोर्स आता है, तीन कारणों से आता है। बकलिंग तो कंप्रेशन की वजह से ही हो रही है, लेकिन बीम में कंप्रेसिव फोर्स तीन कारणों से आता है, और उन तीन कारणों की वजह से पर्टिकुलर वो पार्ट बीम का बकल करता है जहाँ पे वो आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, एक जनरल आई सेक्शन मान के चल रहा हूँ मैं। अगेन एक गंदा सा फिगर, एक आई सेक्शन जनरल मान के चल रहा हूँ मैं। तो तीन तरह से कंप्रेसिव फोर्स आते हैं। तो पहले कंप्रेसिव फोर्स की बात करें, फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स इसकी बात करें, तो ये जनरेट होता है ड्यू टू शियर की वजह से जनरेट होता है, शियर की वजह से। और कहाँ जनरेट होता है? ये वेब में जनरेट होता है, वेब में, शियर की वजह से वेब में जनरेट होता है। आप सबको याद होगा, शियर की वजह से जो शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनता था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बीच में आता था। तो ये वेब पे जनरेट होता है शियर की वजह से। शियर की वजह से वेब पे जनरेट होने के कारण जो ये कॉज कराता है, वो कराता है लोकल बकलिंग फेलियर ऑफ वेब, ये कॉज कराता है। तो ये बेसिक चीज़ है कि फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स किसकी वजह से आ रहा है। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कंप्रेसिव कैसे आया। तो अगर स्ट्रक्चर लोगों की सही है तो उनको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, नहीं तो कोशिश करिएगा रटने की, कि कहीं पे भी शियर आता है, तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर भी आता है। अगर ये शियर फोर्स कहीं आया तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स आएगा, ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर वेब पे ऐसे शियर आ रहा है तो इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स इधर भी आया होगा उसके अंदर। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स की वजह से एक कंप्रेसिव इफेक्ट आएगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स इज़ ड्यू टू शियर। शियर ज़्यादा कहाँ होता है, थोड़ा आइडिया लगाइए और कमेंट करके बताइए कि शियर ज़्यादा कहाँ होता है किसी भी एक बीम में। अगर मैं बात करूँ, लोडिंग दे दूँ, तो शियर फोर्स ज़्यादा कहाँ आएगा? तो इसका आंसर है कि सपोर्ट्स पे और नियर द सपोर्ट्स पे। तो ये अधिकतर नियर द सपोर्ट्स या सपोर्ट्स वहाँ लगता है, वहाँ आता है, ठीक है। अब इसको अवॉइड करने के लिए भी आप थिकनेस ऑफ वेब बढ़ा दीजिए या डेप्थ घटा दीजिए। तो D/TW की वैल्यू जो होती है, तो डेप्थ या तो मैं वेब की घटा दूं या थिकनेस बढ़ा दूं। और एक और तरीका है, जब हम लोग स्टिरअप पढ़ेंगे, या मैं इसी में बता दूं, हाँ वो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, इसी में बता दे रहा हूँ मैं। तो देखिए, स्टिफनर्स में हम लोग तीन तरह के स्टिफनर्स पढ़ते हैं। वो मैं आगे भी देखूँगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, कब क्या लगना है क्या नहीं लगना है, तो वो आगे देखना है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बता दूँ कि फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो शियर आ रहा है, उसकी वजह से जो वेब बकलिंग हो रही है, उसके लिए वर्टिकल स्टिफनर्स लगते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्टिकल स्टिफनर्स कहाँ लगते हैं, तो वो आपके दिमाग में अगर ये याद रहेगा तो वो हो जाएगा कि वर्टिकल स्टिफनर फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स की वजह से आ रहा है। वो कहाँ बकलिंग करा रहा था? बकलिंग ऑफ वेब करा रहा था। कहाँ करा रहा था? नियर टू द सपोर्ट्स करा रहा था। तो अगर ऑप्शन में आपके आ गया नियर टू द सपोर्ट्स, मिड पॉइंट, इस तरह से आ गया, तो आप मार सकते हो कि क्या कहते हैं, वर्टिकल स्टिफनर नियर टू द सपोर्ट्स, या वो एरिया जहाँ शियर ज़्यादा है, ठीक है।
दूसरे कंप्रेसिव फोर्स की बात करें, सेकेंड कंप्रेसिव फोर्स, सेकेंड कंप्रेसिव फोर्स जो आ रहा है वो बेंडिंग की वजह से आ रहा है। इट इज़ ड्यू टू बेंडिंग। तो बेंडिंग की वजह से हम लोग जानते हैं कि एक साइड कंप्रेशन एक साइड टेंशन आता है। तो बेंडिंग की वजह से जो कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग, फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव फोर्स है ये, तो बेंडिंग की वजह से। और बेंडिंग कहाँ पे ज़्यादा होती है? बेंडिंग मिड पॉइंट पे अधिकतर ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से लोकल बकलिंग ऑफ वेब या फ्लेंज भी इसकी वजह से बकल कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर न्यूट्रल एक्सिस में ये बना दूं, इसके ऊपर का पार्ट अगर कंप्रेशन में आएगा तो ये वेब पे ही झेलेगा उसको, ये फ्लेंज भी झेलेगा। तो अगर फ्लेंज वीक है तो फ्लेंज की बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ आएगा? जनरली ये आएगा मिड पॉइंट के आसपास। ठीक है, मिड पॉइंट, नियर टू द मिड स्पैन। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? इसको अवॉइड करने के लिए फ्लेंज की विड्थ घटा दीजिए या थिकनेस ऑफ फ्लेंज बढ़ा दीजिए और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स दे दीजिए। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स इसके लिए हैं, स्टिफनर्स दे दीजिए। अब तीसरे की बात करते हैं, थर्ड कंप्रेसिव फोर्स। थर्ड कंप्रेसिव फोर्स जो आता है वो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड की वजह से आता है। कि अगर कहीं कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है तो उसकी वजह से आएगा कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। तो ये कहाँ होता है? ये बीम में वहाँ होता है जहाँ एक सपोर्ट हो। अगर ये बीम में ऐसे कुछ सपोर्ट है तो ये सपोर्ट यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड टाइप का एक्ट कराएगा, वहाँ आएगा। तो ये एट सपोर्ट आता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है वेब क्रिपलिंग। इसकी वजह से वेब क्रिपलिंग होती है, वो समझेंगे हम लोग। इसमें वेब और फ्लेंज की जो ज्वाइंट होती है, जहाँ वेब और फ्लेंज ज्वाइंट किया है, मैं पूरा फिगर नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ही ऐसे ये बेंड कर जाएगा, वेब क्रिपलिंग हो जाएगी, ये ऐसे बेंड कर जाएगा। तो ये यहाँ पे होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा? इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों को जो फ्लेंज से वेब आते समय ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एरिया करना होगा। ग्रेजुअल रिडक्शन करना होगा, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये करना होगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं? लोड बियरिंग स्टिफनर्स लगाने होंगे। कहाँ पे ये अधिकतर हो रहा है? सपोर्ट्स पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये 3 तरीके के फोर्सेस के कारण हमारे बकलिंग वाली फेनोमिना हो रही है। ठीक है, वेब क्रिपलिंग इज ऑल्सो लाइक बकलिंग, बस अंतर ये है कि ये एट द जॉइंट ऑफ फ्लेंज एंड वेब वहाँ हो रहा है। ठीक है, और कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड के कारण हो रहा है। तो इतनी बात हम लोग को ध्यान में रखना है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग के लिए डिज़ाइन करने के लिए। तो बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेब, तो देखिए हमारा कुछ ऐसे, अगर मान लें यहाँ पे कहीं पे नियर टू द सपोर्ट शियर लग रहा है, तो शियर को मेन झेलने वाला कौन है? वेब। तो हम लोग इस लोड को, जो भी लोड है ये, इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग मिड पॉइंट तक लाएंगे। और जो लोग सॉइल थोड़ा अच्छे से पढ़े उनको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि सॉइल में भी कुछ ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 45 डिग्री पे करते हैं। 45 डिग्री पे देखिए, अब यहाँ पे एक वो है कि 45 डिग्री LSM के हिसाब से है
और हम लोग अधिकतर डिज़ाइनिंग वगैरह LSM के ही हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री मान के चल रहे हैं कि वेब की जब भी हम लोग बात करेंगे तो 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। WSM में ये 30 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ ये शेयर इतना बी डिस्टेंस से आ रहा है, ये डिस्टेंस N1, ये डिस्टेंस N1, तो टोटल यहाँ पे जो लेंथ रही होगी बीम की, ये कितनी हो जाएगी? ये टोटल लेंथ बीम की ये कितनी हो जाएगी? जो रेजिस्ट कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, तो ये टोटल लेंथ बीम की हो गई। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोटल एरिया सीधे लिख दे रहा हूँ कि एरिया कितना रेजिस्ट कर रहा है। ये लेंथ, दिस लेंथ इनटू वेब का ये थिकनेस। अगर मैं वेब का थिकनेस TW बोल दूँ, वेब का थिकनेस TW, तो टोटल एरिया हो जाएगा दिस लेंथ इज B प्लस 2 टाइम्स N1 इंटू TW, ठीक है। क्योंकि हमने 45 डिग्री LSM के हिसाब से 45 डिग्री पे लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये जो N1 होगा ये इतनी हाइट के बराबर होगा, इतनी हाइट के बराबर होगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कि 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो N1 जो है उसकी हाइट के बराबर होगा। अगर मैं टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन H मानता हूँ या D, जो भी मानना है आपको, तो ये H/2 हुआ, H/2 हुआ, तो ये N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 इक्वल टू हो जाएगा H/2, ठीक है। B1 जो है, B1 या बोलो या B बोलो, ये हमारा ये जो भी स्टिफनिंग है यहाँ पे या जिस चीज़ की वजह से लोड बीम पे ट्रांसफ़र हो रहा है उस उतना लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको एरिया मिल गया, हम इसी फॉर्म में लिखेंगे H/2। आप लोग बस याद रखे रहिए कि N1 की वैल्यू H/2। अगर 45 डिग्री ना होता तो ये कुछ और होता, ठीक है, ये कुछ और होता। वो हम लोग को बेसिक साइन रूल हम लोग लगाए हैं यहाँ पे कि ये 45 डिग्री के N1 और H/2, तो N1 इक्वल टू H/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरिया मिल गया, बस हमको अब स्ट्रेंथ निकालनी है। तो टोटल फोर्स, टोटल वेब बकलिंग स्ट्रेंथ जो होगी, टोटल वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, इसको मैं FB से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, वेब बकलिंग स्ट्रेंथ FBW, ठीक है, FBW से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये कितनी आ जाएगी? FBW इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेंथ इनटू एरिया। अब परमिसिबल स्ट्रेंथ यहाँ होता है अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनटू एरिया। एरिया अभी हम लोग निकाल लिए हैं, तो ये आ जाएगा FBW इज इक्वल टू B1 प्लस 2 टाइम्स N1 इंटू FC, सॉरी इंटू TB है, मैं थिकनेस भूल गया यहाँ पे, इंटू TW, ये एरिया इंटू FC। तो ये आ गया आपका वेब बकलिंग स्ट्रेंथ यहाँ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है स्लेंडरनेस रेशियो, क्वेश्चन में कभी कभी स्लेंडरनेस रेशियो पूछता है, तो वो भी देख लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये एरिया हम मान के चल रहे हैं कि ये एरिया हमारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ, चलिए केवल इस एरिया को बना रहा हूँ कि ये
वेट अ सेकेंड, ये हमको लेंथ इसकी मिल चुकी है b1 प्लस 2 टाइम्स n1, ये लेंथ है और ये TW है। तो ये हमारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो स्लेंडरनेस रेशियो में जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या होता है, I अपॉन A का अंडर रूट। तो I हमारा क्या है, I है अगेन क्या होता है रेक्टेंगल का I 1/12 इंटू B प्लस 2 टाइम्स n1 इंटू TW का क्यूब डिवाइडेड बाई एरिया B प्लस 2 टाइम्स n1 इंटू TW, ये और ये कुछ निकल के आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, TW डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स √3, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो 10 स्लेंडरनेस रेशियो क्या आएगा। हाँ, इफेक्टिव लेंथ हमारा क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ हम लोग इस केस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इफेक्टिव लेंथ हम लोग इस केस में 0.7 टाइम्स D लेते हैं, D1 या D क्या है, टोटल डेप्थ वेब की टोटल डेप्थ D, तो 0.7 टाइम्स D लेते हैं। तो ये बन के कुछ ऐसे आता है कि लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन L इफेक्टिव अपॉन RY रेडियस ऑफ गायरेशन, L इफेक्टिव था 0.7 dy और ये कुछ है TW अपॉन 2√3 और ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स D बाई TW, वे D इसको DW बोल लीजिए, डेप्थ ऑफ वेब एंड ये थिकनेस ऑफ वेब। तो पूरी कहानी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना, ये जो इतनी राम गाथा चली है इसमें मेन है इम्पॉर्टेंट करने वाला चीज़, ये फॉर्मूला कैसे आया है। ये नहीं कि ये फॉर्मूला रटना है, कैसे आया है। हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये लेंथ और उसकी थिकनेस TW, इतना लेंथ उस लोड को झेल रहा है, उस लोड का तो झेल रहा है, उस एरिया का टोटल वेब बकलिंग स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, तो FC इंटू एरिया। फिर उसकी इफेक्टिव लेंथ निकाले हम लोग, इफेक्टिव लेंथ 0.7 और स्लेंडरनेस रेशियो आ गई 2.5 टाइम्स DW बाई TW। तो हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दे कि टेल द परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर वेब फॉर बकलिंग ऑफ द वेब, तो आपको ये याद होना चाहिए 2.5 DW बाई TW। ठीक है, तो ये वेब बकलिंग हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो चलिए, वेब क्रिपलिंग में हम लोग ने बात की थी कि वेब क्रिपलिंग जो होती है थर्ड कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होती है और ये एट द सपोर्ट होती है। ठीक है, एट द सपोर्ट होती है। तो अगेन इसका भी वही तरीका है सेम कि हम लोग मिड डेप्थ तक जाएंगे। बस अंतर क्या है कि इसमें जो वहाँ पे हम 45 डिग्री ले लेते हैं LSM में, यहाँ 45 की जगह हम लोग मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा है 1:2.5 के टाइम्स में हो रहा है, 1:2.5 के टाइम्स में हो रहा है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। 45 लेने के बजाय 1:2.5, मतलब एक वर्टिकल 2.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाता है इसमें अगेन एरिया। फिर यहाँ पे भी वही सेम तरीका है कि एरिया ये सपोर्ट की वजह से, अगर इसका मैं मान लूँ ये B1 था या B था, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस, क्योंकि एक ही साइड हो रहा है, इधर तो वॉल आ गई एक ही साइड, तो वहाँ 2 टाइम्स N की जगह 1 टाइम्स N होगा, N1 इंटू
थिकनेस ऑफ वेब, और N1 की वैल्यू अगेन क्योंकि 2.5 टाइम्स हो रहा है तो 2.5 टाइम्स h/2, ये आप याद रखे रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे h/2 के बराबर क्यों नहीं है N1? यहाँ N1 h/2 के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि 45 डिग्री पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री पे नहीं हो रहा है, ये 1:2.5 के रेशियो में बट रहा है। तो ऐसे करके एरिया आ गया। अगेन क्रिपलिंग फोर्स ऑफ वेब या जॉइंट की बात कर लें, जो भी जहाँ पे होता है ये, तो एरिया B प्लस N1 इंटू TW इंटू जो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है। FCD लिखिए या Fy/γ/m0 लिखें, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे इसमें भी जैसे प्रीवियसली इसमें स्लेंडरनेस रेशियो निकाले थे, ऐसे इसमें भी निकालते हैं और उसकी कुछ वैल्यू आती है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों से हम लोगों को एक चीज़ निकल के आई कि चाहे वेब बकलिंग हो या वेब क्रिपलिंग हो, वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग दोनों के केस में हम लोगों को लोड डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है। वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग में दोनों के केस में हम लोग को लोड डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन WSM में 30 डिग्री के पे लेते हैं, जिसका मैंने सॉल्व नहीं किया। LSM में 45 डिग्री पे लेते हैं फॉर वेब बकलिंग, और वेब क्रिपलिंग के लिए 1:2.5, ठीक है। अगर कभी कभी पूछ सकता है कि WSM के लिए स्लेंडरनेस रेशियो बताओ, तो स्लेंडरनेस रेशियो इसके लिए तो हम लोग का निकल के आया था 2.5 टाइम्स DW/TW। इसके लिए निकल के आता है √3 टाइम्स DW/TW। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, आप उस हिसाब से याद रखिएगा। अब एक चीज़ और, लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स के लिए क्या फार्मूला है? तो बहुत सिंपल है, बहुत लंबा नहीं है, इस यहीं पे मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। डिज़ाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, MD की वैल्यू दिया रहता है, MD = बीटा टाइम्स ZP इंटू FBD। अब बीटा अगेन वही प्रीवियस वाला, इक्वल टू 1 फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट, एंड बीटा ZE/ZP किसके लिए? सेमी कॉम्पैक्ट। और क्या था? FBD है। FBD क्या होगा? FBD है तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव फोर्स में आप कंप्रेशन मेंबर में पढ़ा था आपने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समटाइम्स ये कुछ ऐसे लिख देता है, X फैक्टर टाइम्स रिडक्शन फैक्टर है ये, इंटू FC। तो ये ऐसे भी लिख सकता है। एक क्वेश्चन मैंने पता नहीं कहीं देखा था जिसमें 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन में ये वाला फार्मूला लिखा था, MD = बीटा टाइम्स ZP इंटू FBD। एक ऑप्शन में ये लिखा था, मान लीजिए चौथे में, बीटा टाइम्स ZP इंटू साई इंटू FC। अब पूछा था कि क्या कहते हैं, लेटरली अनसपोर्टेड बीम के लिए कौन सा फार्मूला करेक्ट है, और ऑप्शन में ऐसे था 1 2 करेक्ट, 3 4 करेक्ट, 1 4 करेक्ट। तो उसका आंसर था 1 4 करेक्ट। ये दोनों FBD की वैल्यू ही तो है ये, तो ये याद रखना है हम लोग को। एक और चीज़ है, यहीं ख़त्म कर देता हूँ मैंने शायद ये टेबल नहीं पढ़ाया है,
कि कब प्लास्टिक होगा, कब कॉम्पैक्ट होगा, कब सेमी कॉम्पैक्ट होगा। एक सिलेंडर का भी है, बट इन 3 में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये टेबल बना देता हूँ मैं, आपको रटवा देता हूँ। तो देखिए, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, इन 3 सेक्शंस के लिए हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ हैं, परमिसिबल वैल्यूज़, वो याद रखनी है। कि अगर आपका रोल्ड सेक्शन है, रोल्ड सेक्शन मतलब एक बार में सब पूरा बनाया हॉट रोल्ड सेक्शन है, तो उसके केस में B/TF, विथ ऑफ फ्लेंज डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इसकी बात हम लोग करते हैं। और वो अगर आपका 9.4 एप्सिलॉन से कम है या 9.4 एप्सिलॉन तक है, तो वो सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन कहलाएगा। 10.5 है तो कॉम्पैक्ट, एंड 15.7 है तो सेमी कॉम्पैक्ट। अभी रटने का तरीका मैं बताता हूँ, इसको मैं रटा हूँ अपने तरीके से। वेल्डेड सेक्शन या बिल्टअप सेक्शन की बात करें, ये वैसे ये टेबल बहुत बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट ये 9 डिजिट ही हैं जो हम लोग को याद करना है। तो 8.4 एप्सिलॉन है, यहाँ 9.4 एप्सिलॉन है, और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए 13.6 एप्सिलॉन है। एंड थर्ड वन, अगर मैं थिकनेस ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ वेब डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वेब करूँ तो ये 84 एप्सिलॉन है, ये 105 एप्सिलॉन है, ये 126 एप्सिलॉन है। तो ये तो वैल्यू हो गई। रटे कैसे? तो रटने के लिए देखिए, 6 इसमें से 6 डिजिट ऐसे हैं जिनको आप पोजीशन वाइज रट लीजिए कि ये दोनों डायगोनल है। सॉरी, ये 9.5 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये 9.4 है। हाँ, तो ये दोनों तो डायगोनल है, जो डायगोनल है ये सेम है। तो ये याद कर लीजिए कि पहले वाले से जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, 9.4 एप्सिलॉन, 9.4 एप्सिलॉन। ठीक है, ये 8.4 था, इसके नीचे वाला 84 है, 10 टाइम्स हो गया। ऐसे याद कर लीजिए कि ये दोनों पोजीशन वाइज याद करना है कि 9.4 के डायगोनल वाला 9.4, 8.4 के जस्ट नीचे वाला 84, और 10.5 के दो नीचे वाला 105। तो ये 6 डिजिट तो आपको ऐसे याद हो जाएंगी। बचा क्या? 10.5 के बगल में ये बढ़ के 15.7 हुआ, फिर उसके नीचे 13.6, उसके नीचे 126। ऐसे याद करना है, और कोई वैल्यू बची ही नहीं, तो आपका ये हो गया। तो ये आपका पूरा तो ऐसे याद हो जाएगा कि 9.4 के 9.4, 10.5 के दो नीचे 105, और 8.4 के एक नीचे 84। तो ऐसे करके इसको याद कर लीजिए। और एप्सिलॉन अगेन वही चल रहा है शुरुआत से, 250/Fy। तो ये हो गया। एक मैं टेबल देखता हूँ, अगर बना हुआ है तो ठीक है, कहीं मैं उसको इस पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो बनाना पड़ेगा। वो भी मैंने रटा है, बहुत अच्छे तरीके से रटा है। वो भी मैं आपको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जो लास्ट है बीम का, लिमिट्स ऑफ डिफ्लेक्शन, तो वो भी मैं याद करा देता हूँ। तो देखिए, चेक फॉर डिफ्लेक्शन एक चीज़ है। डिफ्लेक्शन के 2 क्लॉज हम लोग को देखने हैं। चेक फॉर डिफ्लेक्शन एक चीज़ है। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछ दे कि मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना दें, बस पूछ दे मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, तो हम लोग ये जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन होता कितना है। ये स्ट्रक्चर से 5/384 WL⁴ डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई EI 5/384, ये हमारा डिफ्लेक्शन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। आगे बात करें कि ये तो लोड की वजह से होता है, इसकी परमिसिबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो WSM बोलता है कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन होना चाहिए L/325, और LSM बोलता है कि 2 केस आप नापें, ब्रिटिल के लिए, मटेरियल ब्रिटिल है या डक्टाइल है, इसके लिए 2 केस आप देखें। अगर ब्रिटिल है तो L/360, L/300। अब ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा
कि पूछ क्या रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। फिर बाकी एक लास्ट पोर्शन हमारी बीम का कि डिफ्लेक्शन लिमिट्स। अब इसमें बाकायदा क्वेश्चन में डिटेलिंग के साथ आएगा और डिटेलिंग के साथ पूछेगा, तब आपको ये लिमिट्स याद रखनी है। तो ये टेबल याद करने के लिए मैंने ये टेबल कैसे याद किया है, इस टेबल है तो बहुत बड़ी सी टेबल, इस टेबल को मैंने 3 पार्ट में बांट के याद किया है। कैसे कि ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाले हैं इनको एक साथ याद करो, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाले ये एक साथ याद करो। ये वाला कम पूछता है लेटरल डिफ्लेक्शन, लेकिन देखना चाहो तो देख लेना, ये और ये कम पूछता है। मैंने इसमें ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन वालों को ही ज़्यादा फोकस किया है और इनको याद किया है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन वालों को 2 पार्ट में बांट के, पहला क्या कि पर्लिन, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, राफ्टर, इन चारों को एक साथ याद करना है। पर्लिन गर्ड, सिंपली सपोर्टेड या कैंटिलीवर या राफ्टर, इनको याद करना है। याद करने का तरीका कैसे कि अल्फ़ाबेट वाइज याद करो, इसमें जैसे दिया है वैसे नहीं, अल्फ़ाबेट वाइज। सबसे पहले आता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में 2 तरह की चीज़ें, इलास्टिक क्लैडिंग एंड ब्रिटल क्लैडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि कैंटिलीवर, स्पैन, बीम एंड इलास्टिक क्लैडिंग परमिसिबल डिफ्लेक्शन बताएं। तो इलास्टिक क्लैडिंग, ब्रिटल क्लैडिंग, तो इलास्टिक क्लैडिंग में कहाँ है, स्पैन अपॉन 120, स्पैन अपॉन 150, 120 से शुरू हुआ 150, ठीक है। कैंटिलीवर, इलास्टिक क्लैडिंग, ब्रिटल क्लैडिंग। फिर सी के बाद इन चारों में से कौन अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, पी आ रहा है, या अगर आप जी माने तो जी आ रहा है। ख़त्म कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 150 पे, तो यहाँ पे इलास्टिक क्लैडिंग में 150, ब्रिटल क्लैडिंग में 180, ठीक है। पर्लिन्स में इलास्टिक क्लैडिंग में 150, ब्रिटल क्लैडिंग में 180। पर्लिन और गर्ड के बाद कौन आ रहा है, पी क्यू आर, राफ्टर। राफ्टर में इलास्टिक क्लैडिंग, ब्रिटल क्लैडिंग नहीं होता, प्रोफाइल्ड मेटल शीटिंग, प्लास्टर्ड शीटिंग। तो 180 पे ख़त्म हुआ था, तो यहाँ 180 से शुरू 240, 180, 240, स्पैन अपॉन 180, स्पैन अपॉन 240। फिर मैं बात करूँ कैंटिलीवर हो गया, फिर पर्लिन एंड गर्ड हो गया, फिर राफ्ट हो गया, लास्ट में सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड में इलास्टिक क्लैडिंग में 240 पे ख़त्म हुआ था वो, तो ये शुरू होगा 240 पे। ब्रिटल क्लैडिंग में 300, 240 पे ख़त्म हुआ 300, एंड ये हो गया आपका इतने तक का एक साथ। फिर ये यहाँ पे गैंट्री गर्डर है, गैंट्री गर्डर का एक साथ याद कर लीजिए आप। गैंट्री गर्डर का एक साथ क्या क्या है भाई, गैंट्री गर्डर विथ मैनुअल ऑपरेटेड क्रेन, मैनुअल ऑपरेटेड क्रेन में 500, स्पैन अपॉन 500। फिर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन अप टू 50 टन, तो स्पैन अपॉन 750। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है और 50 टन तक का लोड ले रही है, तो स्पैन अपॉन 750। और मोर देन 50 टन का ले रही है लोड, तो स्पैन अपॉन 1000। तो इस तरीके से आपका गैंट्री याद हो जाएगा। गैंट्री गर्डर का एक इसमें नहीं दिया है, उसमें लिखता है कि फॉर अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स एंड ऑल, तो उस पर स्पैन अपॉन 600 रहता है। ये याद रखिएगा कि अगर अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स ऐसे लिख दे तो गैंट्री गर्डर का स्पैन अपॉन 600 होता है। ये नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। टेबल 6 में है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेटरल डिफ्लेक्शंस के लिए है नो क्रेन्स, इलास्टिक क्लैडिंग, हाइट अपॉन 150, मैसनरी ब्रिटल क्लैडिंग, हाइट अपॉन 240, क्रेन्स के लिए स्पैन अपॉन 400, एंड सो ऑन विथ क्रेन प्लस गैंट्री गर्डर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रेल सपोर्टिंग क्रेन 10 mm, गैंट्री इलास्टिक क्लैडिंग, हाइट अपॉन 200, गैंट्री ब्रिटल क्लैडिंग, हाइट अपॉन 400। फिर फ्लोर एंड रूफ्स के लिए एलिमेंट्स नॉट सब्जेक्टेबल टू क्रैकिंग, स्पैन अपॉन 350, स्पैन अपॉन 350। फ्लोर एंड रूफ्स के लिए एलिमेंट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, स्पैन अपॉन 360। फिर कैंटिलीवर के लिए स्पैन अपॉन 150 अगर क्रैकिंग नहीं हो रही है, स्पैन अपॉन 180 क्रैकिंग अगर हो रही है तो। बिल्डिंग के लिए इलास्टिक क्लैडिंग, हाइट अपॉन 300 और ब्रिटल क्लैडिंग, हाइट अपॉन 400।
और इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट के लिए स्टोरी हाइट अपॉन 300। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तक वाले इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत रिपीटेटिवली पूछता है। तो मुझे लगता है कि बीम यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बची हैं जो मैं देखूँगा तो ख़त्म करा दूँगा। लाइक पर्लिन्स में आप लोग कुछ चीज़ें मैं यहीं बता दे रहा हूँ कि पर्लिन्स को हम लोग डिज़ाइन करते हैं बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए, ठीक है। बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए पर्लिन्स को डिज़ाइन किया जाता है। पर्लिन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर्लिन्स अगर सिंपली सपोर्टेड है पर्लिन, तो उसमें जो मैक्सिमम फ्लेक्सरल मूवमेंट आएगा, मतलब बेंडिंग मूवमेंट जो आएगा वो WL² होता है। अगर कंटिन्यूअस है, सॉरी, WL² होता है। सिंपली सपोर्टेड में WL² होता है। अगर कंटिन्यूअस है तो बेंडिंग मोमेंट WL² होता है। और क्या बात करते हैं पर्लिन के बारे में कि IS कोड के हिसाब से पर्लिन्स का जो स्लोप होना चाहिए, रूफ स्लोप होना चाहिए IS 800 के हिसाब से, ठीक है। रूफ स्लोप जो होना चाहिए पर्लिन्स का लेस देन 30 डिग्री, ठीक है। और विड्थ ऑफ एंगल लेग, विड्थ ऑफ एंगल लेग नॉर्मल टू शीटिंग, शीट के ऊपर जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू शीटिंग, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L/45। और तीसरा होता है विड्थ ऑफ एंगल लेग पैरेलल टू शीटिंग, पैरेलल टू शीटिंग, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L/60। तो ये है पर्लिन्स की बात। आगे और क्या है, क्योंकि हम लोग पर्लिन्स को बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो एक चीज़ और हम लोग को ध्यान में रखनी है कि बाई एक्सियल बेंडिंग मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट, अगर मैं एक एक्सिस को ZZ एक्सिस मान रहा हूँ और दूसरी एक्सिस को YY मान रहा हूँ, माइनर और मेजर एक्सिस, तो जो माइनर एक्सिस के अबाउट ZPZ पोलर मॉड्यूलस निकलता है, पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस निकलता है, वो कितना होता है MZ/FY इंटू गामा M0 प्लस 2.5 MY/FY गामा M0 इंटू D/B, टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाई B, ठीक है। ये होता है डेप्थ ऑफ द सेक्शन डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ द सेक्शन। और एक जो इसमें बहुत पूछा जाता है कि बाई एक्सियल बेंडिंग में MZ डिवाइडेड बाई MDZ प्लस MY डिवाइडेड बाई MDY, मतलब जो लोड की वजह से आ रहा है, जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है, इनका रेशियो दोनों एक्सिस के अबाउट का सम, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये बहुत पूछता है। तो इतनी बात पर्लिन्स के लिए भी है। पर्लिन्स भी हमारा हो गया, और कुछ मुझे नहीं लगता कि जो छूटा है। बाकी हमारा बीम हो गया। अब हमारा केवल बचा है प्लास्टिक सेक्शन, प्लास्टिक एनालिसिस। और अगर मुझे लगता है कुछ चीज़ें बची होंगी तो मैं उसको भी इसमें एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। स्टिफनर्स वगैरह बचे हैं, स्टिफनर्स कब देते हैं, कब कहाँ देते हैं, ऐसे बचा है। प्लेट गर्डर में वो स्टिफनर्स हो जाएगा। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
बहुत ज़्यादा जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस पे नहीं जाएंगे। जो कैलकुलेशन के बाद रिज़ल्ट निकलता है, जैसे आज के लेक्चर में ये जो रिज़ल्ट निकला स्लेंडरनेस रेशियो वाला, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर वेब बकलिंग एंड वेब क्रिपलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स, सेकंड कंप्रेसिव फोर्स, थर्ड कंप्रेसिव फोर्स, इनके लिए क्या देते हैं, किस चीज़ से बचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अगले लेक्चर तक मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में हैं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि स्टील एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जल्दी समझ में नहीं आता है। मुझे भी समझने में स्टील बहुत समय लगा है। थैंक यू। और हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हुई हो तो उसको इग्नोर करें और मुझे भी बताएं कि कहाँ गलत हुआ हूँ मैं। धन्यवाद।